नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और यूपी के 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 7 चरणों में हो रहे मतदान बीते 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी को 4 चरणों में संपन्न हो चुके हैं। अब यूपी में 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी और छठे चरण का 3 मार्च और 7वें चरण का 7 मार्च को होगा। यूपी में 5वें चरण का मतदान अवध और पूर्वांचल के 12 जिलों की 61 सीटों पर होना है। 7 चरणों में से 5वें चरण में ही सबसे ज्यादा 61 सीटें हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अवध और पूर्वांचल के 12 जिलों की 61 सीटों पर 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान होना है। इस चरण में 61 विधानसभा के 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 5वें चरण में राम जन्मभूमि अयोध्या से लेकर प्रयागराज, चित्रकूट में सियासी जंग होनी है। यहां बीजेपी को अपने किले को बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को सत्ता में वापसी की उम्मीद है। 5वें चरण में अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, अमेठी, रायबरेली जैसी सीटों पर चुनाव है। यहां बीजेपी के लिए फिर से सत्ता में वापसी करने की राह आसान नहीं नजर आ रही है। बीजेपी को यहां अपने दुर्ग बचाने की बड़ी चुनौती है। वहीं कांग्रेस के लिए भी इस चरण में बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के सामने अमेठी और रायबरेली की सीट बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी अमेठी में हार गए थे। जाहिर है कांग्रेस यहां वापसी करना चाहेगी। उधर बहुजन समाज पार्टी भी अपनी दमदार दस्तक से सबको चौंका देना चाहती है। 5वें चरण की जिन 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें 90% सीटों पर बीजेपी और अपना दल गठबंधन का कब्जा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 60 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि उसके सहयोगी दल अपना दल एस ने 2 सीटें और वहीं सपा के खाते में महज 5 सीटें मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी और 2 सीटों पर निर्दलियों ने जीता था। बसपा इस चरण में खाता नहीं खोल सकी थी। 5वें चरण के चुनाव में 61 सीटों में से 90% सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। वहीं योगी सरकार के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 5वें चरण के चुनाव में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पट्टी सीट से, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से और नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण से, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री मनकापुर से और राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सदर से। तो तमाम मंत्रियों की जो साख है वो दांव पर लगी है। प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराजा प्रताप सिंह और राजा भैया और इस बार अपनी जनसत्ता पार्टी से चुनावी मैदान में हैं और राजा भैया के सामने पहली बार सपा ने अपना बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत अरविंद विद्रोही जी आपसे ही करूंगा। 5वां चरण, 12 जिले, 61 सीट, 90% पर बीजेपी का कब्जा रहा 2017 में। इस बार क्या उम्मीद है? इस चरण में 90% था। ओवरऑल तो 80% जो है पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला ही था जी। और ये इसको पूरा इलाका है, ये जो शुरुआत हुआ इसको आप पूर्वांचल का मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार भी समझा जाता है, समझ सकते हैं। और ये सारा जो है जो इलाका है इसमें बहुत महत्वपूर्ण जगह है भारत की सांस्कृतिक धार्मिक विरासत को सजोए हुए। प्रयागराज, प्रतापगढ़, उसके बाद बाराबंकी, फिर अयोध्या, ये फिर उसके बाद गोंडा बगल में, ये सारा जो है आपका ऐतिहासिक धरोहर की चीज है। स्वतंत्रता संग्राम सेना से लेकर के पुरातन अरविंद विद्रोही जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आप नेटवर्क में नहीं है। अरविंद विद्रोही जी, हेलो अरविंद विद्रोही जी आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ मिल रही है आवाज। जी 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 बताएं।
अरे ये जो पूरा इलाका है, प्रयागराज से लेकर के प्रतापगढ़, बाराबंकी और उसके बाद गोंडा, अयोध्या, ये पूरा इलाका जो है भारत की सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए लोग हैं। यहाँ पर प्रदेश के ही लोग जो है अपनी माटी से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए यहाँ पर फैसले भी इसी तरह के राजनीतिक फैसले भी निर्णायक होते हैं। ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से पुनः वो उसी स्वरूप में आवे, यहाँ पे अधिकतम जीत के आवे। लेकिन यहाँ पर बड़ा उलटफेर अगर होगा तो उसमें बड़ी भूमिका बहुजन समाज पार्टी की होगी, जिसने स्थानीय स्तर पर बहुत मजबूत और जनता बीच काम करने वाले कैंडिडेट दे दिए। इसका असर चुनाव के परिणामों पर पड़ सकता है, किसके पक्ष में पड़ेगा, किसके विपरीत जाएगा। ये तो अरविंद विद्रोही जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि 2017 में जो बसपा शून्य पर रही, जो खाता नहीं खोल सकी थी, वो वापसी करेगी और कुछ सीटों पर जीत जाएगी? जी बिल्कुल। जिससे मैं बताऊं, बाराबंकी की जो सदर सीट है वहाँ डॉक्टर विवेक वर्मा एक नेत्र चिकित्सक है, उनको टिकट दिया गया है। रुदौली पहले बाराबंकी में था, अब अयोध्या में है। वहां पर अब्बास अली जैदी पूर्व मंत्री को जो है बसपा ने उतार दिया है, वो महत्वपूर्ण है। उसके आगे आप बढ़ेंगे, बीकापुर जो अयोध्या की एक सीट है, वहाँ सुनील पाठक छात्र राजनीति के छात्र नेता थे और वहाँ बड़ी देवकाली मंदिर से जुड़े हुए हैं, वहाँ के महंत है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है अम्बेडकर नगर में, वहाँ पर पूर्व विधायक पवन पांडे के बेटे प्रतीक पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। और पवन पांडे जो है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या आंदोलन के मुख्य चेहरे थे और जो बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड चला था उसके एक मुख्य अभियुक्त भी थे। तो ठीक है, व्यक्तिगत जो है, ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। हमारे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हैं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, 5वें चरण में कितना कमल खिल पाएगा? हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, आवाज मिल रही है। इस 5वें चरण में 12 जनपद की 61 सीटों पर कितना कमल खिल पाएगा? कमल ही कमल खिलेगा। आप जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि सभी सीटों पे कमल ही कमल खिल रहा है जी। और जबकि लोकतंत्र में सभी चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए एक परीक्षा की घड़ी होती है और परीक्षा की घड़ी इस मायने में होती है कि हमने जनता जनार्दन के लिए जो काम किए, जो हमने उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की है, उसका परिणाम आता है। और मैं इस आधार पे बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित किया है। अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ सभी जो जनप्रतिनिधि हैं और माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय मुख्यमंत्री, सभी लोग जनता के सामने रहे हैं, जनता के बीच रहे हैं और जन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किए हैं। इसलिए इस भरोसे पर मैं कह सकता हूं कि जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के हक में अपना मत देगी और कमल खिलाने का कमल ही कमल खिलाएगी। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि चौथे चरण तक बीजेपी कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही और 5वें चरण के लिए जनता का वो एडवांस में धन्यवाद अदा कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि जो जनता जनार्दन है, निर्णायक वही है और वही भविष्य बताएगी। अखिलेश यादव जी भविष्य वक्ता हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की भविष्य वक्ता तो जनता जनार्दन ही होती है और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जी ही परिणाम देगी, तय करेगी और वो 10 मार्च को सामने खोलेगा। तब मुझे लगता है कि जैसे पिछली बार समाजवादी पार्टी की मुखिया ने अपने सारे प्रवक्ताओं को 6 महीने तक के लिए चैनलों पे जाने से मना कर दिया था, पुनः वही स्थिति आएगी। क्योंकि उन्होंने तो अभी भी मना कर दिया है, अभी भी कोई समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता नहीं बैठ रहा है। नहीं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अभी तक तो जिस चैनल पे देखिए उस चैनल पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की बातें करते थे कि मालूम पड़ता था कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में 400 सीटों में से 500 सीटें जीतने जा रहे हो। लेकिन ये जैसे जैसे चुनाव का चरण पूरा हो रहा है
वैसे वैसे समाजवादी पार्टी के पास केवल अपनी इसी तरह की घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अरविंद विद्रोही जी कितना इत्तेफाक रखते हैं आप हरीश श्रीवास्तव जी की बात से? देखिए, हरीश जी बहुत वरिष्ठ है और बहुत इनका तालमेल भाजपा के अलावा जो है पत्रकारों से और सामान्य नागरिकों से भी बहुत रहता है। अक्सर जो है आपको लखनऊ में मिल जाएंगे, सहज उपलब्ध है, तो इनके पास फील्डिंग तो आती है। तो बात क्या है कि लोग अभी भी जब चुनाव हो रहा है, चुनाव में बहुत से लोग प्रत्याशी भी और खासकर भाजपा का जो विपक्षी दल है वो ये सोच रहा है कि मुस्लिम वोट प्लस उनका जो परंपरागत वोट है, मतलब कि यादव, और जो उन्होंने कैंडिडेट दिए हैं उनकी बिरादरी, जैसे कहीं वर्मा दिया है या कहीं ब्राह्मण दे दिया, वो उनको मिल जाएगा और जीत जाएंगे। जबकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। पिछले कई चुनावों से जातियां टूट रही हैं और समाज जुड़ रहा है, और ये जो लाभार्थी समूह उत्पन्न हो गया है नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याणकारी नीतियों से, और उसको योगी सरकार ने बहुत उतारा, तो वो जो लाभार्थी समूह हुआ वो सारे बिरादरियों, जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय से लाभान्वित होने के कारण वो बन गया। इसलिए जो है भाजपा को हर वर्ग का चूंकि सहयोग मिला, इसलिए फायदा हो रहा है। ये बात समझ में शायद आए हैं लोगों को चुनाव परिणाम के बाद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश श्रीवास्तव जी और बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद विद्रोही जी। में अयोध्या से अमेठी तक मतदान और सभी राजनीतिक दल बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद में। कांग्रेस के सामने भी अमेठी में वापसी करने की चुनौती। राहुल गांधी चुनाव हार गए थे वहां पर लोकसभा का, और यही वजह है कि बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने भी है कि क्या कांग्रेस अमेठी में वापसी कर पाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेठी पहुंचे हुए थे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के गढ़ अमेठी में भाजपा के अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली के डलमऊ के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां हमेशा संविधान का अपमान करती हैं। परिवारवादी पार्टियां हमारी युवा प्रतिभा का नुकसान करती हैं। इसके विपरीत देश में बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जिसका आज कोई एक अध्यक्ष होता है तो कल कोई और होता है। बीजेपी पिता एंड सन्स की प्राइवेट पार्टी नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। परिवारवादी राजनीति में पार्टी का अध्यक्ष परिवार का होता है। सभी महत्वपूर्ण पदों पर उसी परिवार के लोग बैठे होते हैं। महत्वपूर्ण पदों पर दावेदारी उसी परिवार के सदस्यों की होती है। परिवारवादी राजनीति से भी देश का बहुत नुकसान होता है। के हिसाब से साथियों, इन घोर परिवारवादियों ने सरकार चलाने का भी एक बहुत बड़ा फिक्स फॉर्मूला बना रखा है। ये लोग अलग अलग जिलों से मंत्री तो बना लेते हैं, अपने वोट बैंक के हिसाब से मंत्री भी ले आते हैं, लेकिन उन मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं होता है। वो क्या करते हैं, अपने परिवार के लोग जो चुनाव जीत करके नहीं आए हैं, जो संविधान की व्यवस्था में नहीं है, उनको इलाके बांट देते हैं। भतीजों को कहते हैं ये 2 जिले तुम्हारे, भांजे को कहते हैं ये 2 जिले तुम्हारे, बहन को कहते हैं 1 जिला तुम्हारा। और अफसरों को भी मालूम होता है जो मंत्री बनाए हैं वो तो नाम के हैं, असली मंत्री तो परिवार में जिनको बनाया है सब कुछ उसी को। ये सुपर मिनिस्टर के ऊपर सुपर मिनिस्टर वो परिवार का होता है। फिर जो विभाग होते हैं, खनन का काम भांजा देखेगा, हेल्थ का काम भतीजा देखेगा, विभागों को भी परिवार के सुपर मिनिस्टरों को बांट दिया जाता है। और इसलिए
नीचे सरकारी तंत्र को भी मालूम होता है कोई काम वाम करने की जरूरत नहीं है, जनता का भला करने की जरूरत नहीं है, बस इस सुपर मिनिस्टर को संभालो, अपना सीआर ठीक रहेगा, अच्छा पोस्टिंग मिलता रहेगा और इसलिए सरकारी तंत्र भी बर्बाद हो जाता है। भाइयों बहनों, इस तरह चुपचाप परिवार में बैठे बैठे लोग सरकार में सुपर मिनिस्टर के नाते सारा कब्जा करके बैठ जाते हैं। चोरी छिपी से फाइलें भी तब तक क्लियर नहीं होती है जब तक कि सुपर मिनिस्टर ने हां न कहा हो, यानी मंत्री कोई भी हो लेकिन परिवार का सदस्य ही उस मंत्रालय के चलाता है, उसी के काम से बात आगे बनती है। भाइयों बहनों, क्या ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, सामान्य मानवी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये रास्ता उचित है क्या? भाइयों बहनों, और इस सब परिस्थिति में वहां के अधिकारियों को परिवार का सदस्य ही कंट्रोल करता है। ट्रांसफर पोस्टिंग भी वो सुपर मिनिस्टर कहेगा तभी होगी। जो संविधान के मर्यादाओं के बाहर बैठा हुआ है, भाइयों बहनों, वही सुप्रीम होता है। परिवार की इच्छा, आदेश, वही सुप्रीम। इसलिए परिवारवादी पार्टियां डगर डगर पर संविधान का अपमान करती है, संविधान को नकार देती। साथियों, प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि जनता महंगाई से परेशान है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मतलब जनता सत्ता में होती है, लेकिन यहां जनता को दबाया जा रहा है। मेरी बहनें बैठी हैं, काफी समय से इंतजार कर रही हैं। आपकी सबसे बड़ी समस्या आज क्या है बताओ? महंगाई है। कड़वा तेल आपको कितने का मिलता है? 200 रुपए का। पेट्रोल डीजल की क्या दाम है आज? आपको एक गैस सिलेंडर मुफ्त मिला? चलिए, आपको मिला ही नहीं। अगर आप खरीदने जाएंगे तो कितने का मिलेगा? भर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आज दुकानों में जाए तो कुछ भी खरीदने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। सही बात है। आप खेती में मेहनत कर रही हैं। कल रात को मैं अमेठी में थी, मैं एक गांव में चली गई। सलोन जिले में, सलोन विधानसभा में एक गांव है। रात हो रही थी, 8-9 बजे थे। मैं गांव के अंदर चली गई। जैसे मैं अंदर जा रही थी, मैंने देखा कि एक महिला खेतों की तरफ एक अपने नाती को ले जाके चल रही थी। तो मैंने कहा, कहाँ जा रही हो? कहा, खेतों में जा रही हूं। मैंने कहा, इस समय? कहा, हाँ, छुट्टा जानवर है दीदी, चौकीदारी करने जा रहे हैं हम। सही? आप इतने नौजवान खड़े हैं, पिछले 5 सालों में किसको रोजगार मिला है सरकार से? कोई हाथ उठाए। नहीं मिला? एक तो होगा, कोई एक तो होगा। नहीं है। ये जो नेता सब बैठे हैं मंच पे आपके सामने, इनको नेता क्यों बनाया जाता है? राजनीतिक दल का सबसे बड़ा धर्म, राजनीति में जो नेता होता है उसका सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? आपकी सेवा करना। यही होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है कि सत्ता आपके हाथों में होनी चाहिए, और यहां जो सत्ता में आता है वो आपको दबाता है। आपके भ्रष्टाचार का सामना आप करते हैं, महंगाई का सामना आप करते हैं, बेरोजगारी का सामना आप कर रहे हैं। किसान अपनी समस्या का सामना खुद कर रहा है, बुनकर अपनी समस्या का सामना खुद कर रहा है, श्रमिक अपनी समस्या का सामना खुद कर रहा है। कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई सहायता नहीं है। उल्टा जब आप आवाज उठाते हैं तो आपको दबाया जाता है, दमन किया जाता है। तो ये लोकतंत्र भी नहीं है।
तो कैसी राजनीति चल रही है प्रदेश में? मैं आपको समझाती हूं, जरा ध्यान से सुनिए। जितने भी राजनीतिक दल आज उत्तर प्रदेश में आपके सामने हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपसे वोट धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर मांगेंगे। ठीक है? क्यों? इसकी दो वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि उन्होंने काम नहीं किया। जब आपकी समस्याएं होती हैं तो ना सरकार उनको सुलझाने का काम करती है और ना बसपा के नेता, समाजवादी के नेता आपके पास आते हैं, आपकी सुनवाई करते हैं। महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उन्नाव में हुआ, शाहजहांपुर में हुआ, हाथरस में हुआ। क्या अखिलेश यादव जी बाहर आए? क्या गए वहां पे? संघर्ष किया, आंदोलन किया कि न्याय मिलना चाहिए? फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।